हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो आज जो है मैं आपके साथ व्लॉग शेयर कर रही हूँ कि मम्मी जी जो है ना वो अपनी सेकंड जो है ना वो सर्जरी के बाद घर आ गई हैं। और आप देख सकते हैं कि उनका फर्स्ट वाला जो घुटना है उनकी पहले ही सर्जरी हो चुकी थी, जिनकी लाइनिंग आप ऑलरेडी देख चुके हो। और दूसरे वाला जिस पे बैंडेज लगी हुई है, अब जो सर्जरी है उनकी ये वाली अभी हुई है। तो अब की बार जो सेकेंडली सर्जरी हुई है इसमें मम्मी जी को काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी, उनको चलने में भी काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी स्टार्टिंग में, और जो है ना पेन भी उनको बहुत ज़्यादा है। जबकि फ़र्स्ट वाली जो हुई थी, कंपैरिजन अगर हम करते हैं तो फ़र्स्ट वाली में उनको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई थी और बहुत ही ज़्यादा जो है ना जल्दी रिकवरी भी हो गई थी। बट अब की बार जो है ना वो काफ़ी परेशान है उस चीज़ को लेकर। बट जैसे जैसे टाइम जो है ना वो बीत रहा है तो अब कुछ रिलीफ उनको फ़ील हो रहा है। कुछ पेन किलर्स वगैरह जो है ना वो अभी जैसे मेडिसिन में ही है। पहले तो काफ़ी सारे जो इंजेक्शंस हैं वो भी उनको दिए गए थे ड्यू टू हैवी पेन, बट अब काफ़ी रिलैक्सेशन है। तो यहाँ पर जो है अभी रूटीन से जैसे नॉर्मली एक्सरसाइज ही जैसे मम्मी जी को पहले भी बताई गई थी, और अभी भी जो उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है घूमना और एक्सरसाइज करना। तो यहाँ पर जो है ना ताऊ जी और पापा जी जो है ना वो मम्मी जी की कुछ एक्सरसाइज करवा रहे हैं, और बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो ध्यान रखना है अब की बार एक्सरसाइज करवाने में। क्योंकि पहली बार क्या था ना कि जो फर्स्ट वाले जो सिर्फ घुटने में आगे की तरफ ही जो है ना वो प्रॉब्लम थी, लेकिन ये वाला जो घुटना जिसका अब की बार जो सर्जरी हुई रही इसमें जो क्या होता था कि आगे की तरफ तो जो प्रॉब्लम्स होती ही हैं वो तो थी ही, गैप वगैरह, और पीछे की तरफ भी जो है ना वो काफ़ी कुछ प्रॉब्लम्स थी। मे बी हड्डी जो है ना वो कुछ क्रैक वगैरह थी। तो उस चीज़ को लेकर जो है ना काफ़ी जो प्रिकॉशन जो है ना वो डॉक्टर ने दिया है कि जो है ना बहुत ध्यान रखना है, और जो है ना बहुत केयर के साथ ही जो है ना वो एक्सरसाइज वगैरह करनी है, और जो चलना है वगैरह वो भी बहुत अच्छे से करना है। तो यहाँ पर मम्मी जी जैसे आने के बाद आशु को पता चल गया था, तो आशु भी आया हुआ था। तो शुभम और आशु यहाँ पर कुछ मस्ती कर रहे हैं। और आशु, मैं आपको बता दूँ, आशु जो है वो मेरी बड़े वाली जो सिस्टर इन लॉ है उनका बेटा है। आशु के साथ जो सभी बच्चे होते हैं ना वो बड़े घुल मिल कर रहते हैं, क्योंकि ये बेशक बड़ा हो गया है, शादी हो गई है, एक बेटी भी है, लेकिन फिर भी जो है वो बच्चों के साथ बिल्कुल बच्चा ही है। और ये जो टाइमिंग है वो आफ्टर स्कूल है। जैसे मम्मी जी आई थी तो थोड़ी लेट ही आई थी, तो तब शुभम ने आके जैसे यूनिफॉर्म चेंज करा था, तो तभी जो है ना फिर आशु भी आ गया था। तो अभी ये कपड़े पहनने ही वाला था कि इतनी देर में आशु आ गया, और ये दोनों जो है ना वो खूब सारी मस्ती करने लगे। और यूनिफॉर्म जो है ना चेंज करने के बाद शुभम ने कपड़े तक जब तक नहीं डाले थे तभी इनकी मस्ती जो है ना वो शुरू हो गई थी। और आप देख सकते हैं कि कितनी जो है ना वो ज़बरदस्त वाली इनकी जो मस्ती है वो चल रही है। बिल्कुल शुभम ये नहीं देख रहा है कि वो उसका बड़ा भैया है, दोनों जो है ना अपनी मस्ती में लगे हुए हैं। यहाँ पर आशु ने कुछ पता नहीं क्या है, बट आई डोंट नो, कुछ हैंड वाला है जो शुभम हाथ में कुछ डालता है, लाइक दिस ए बैंड। और आशु ने जो है ना उससे ले रखा है ताकि जानबूझकर जो है ना इसी बहाने शुभम के साथ वो ढेर सारी मस्ती कर सके। तो दोनों का इनका काफ़ी देर तक ये चलता रहा। मैंने कई बार इनको बोला भी कि चोट लग जाएगी, बट कहाँ मानने वाले हैं, क्योंकि आशु भी ऐसा ही है और शुभम भी ऐसा ही है कि दोनों इनकी शरारत जो है ना वो काफ़ी लंबे टाइम तक जो है ना यूँ ही चलती रही। और मौज मस्ती करने के बाद जैसे कुछ टाइम बाद आशु फिर चला गया था। फिर बारी थी इनका स्कूल का होमवर्क कराने की, तो जो है ना मैंने भी कुछ टाइम जैसे चाय वगैरह पीने के बाद और मम्मी जी को भी जो चाहिए था वो देने के बाद जो है ना मेरा भी काम यही था कि बाकी जैसे इवनिंग टाइम के काम से पहले मुझे यही करना था कि क्यों ना मैं बच्चों को थोड़ा सा टाइम दे दूँ। इनकी डायरी वगैरह मैंने देखी कि क्या जो है ना वो इनका वर्क स्कूल का जैसे चल रहा है। तो चलने के बाद जो है ना कुछ लर्निंग का, जैसे इस टाइम पे थोड़ा राइटिंग वर्क कम होता है और लर्निंग का थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो बस उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए यही था कि थोड़ा सा इस चीज़ पे मैं ध्यान दूँ कि बच्चे जो है ना वो क्या लर्निंग वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ कुछ शुभम ने जो है ना वो अपना वर्क लर्न भी किया था, तो मेरा यही था कि लर्न किया है तो सुना दीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि मेरे पास
जैसे समय थोड़ा सा कम ही होता है, तो उसके जो पापा जी होते हैं ज़्यादातर दोनों बच्चों का होमवर्क वगैरह सुनने का आजकल जो है ना वो वही देख रहे हैं ज़्यादा टाइम, क्योंकि इधर जो है ना जैसे मम्मी जी वगैरह का भी कुछ काम जैसे हो जाता है और स्कूल वगैरह और घर को मैनेज करने में थोड़ा सा टाइम मुझे कम मिल पा रहा है। लेकिन फिर भी मैं आपको बेशक मैं कम दे पा रही हूँ, लेकिन कोशिश मेरी यही रहती है कि जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा मैं टाइम दूँ बच्चों को, और कम से कम एक बार डायरी चेक करने का या क्या वर्क हुआ है क्या नहीं वो तो कम से कम ज़रूर ही देखो। तो बस इसी के जो है ना मैं आप सबसे भी ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि चाहे आप लाइफ में कितना ही बिज़ी हैं कि आप अपने बच्चे को टाइम इतना बिज़ी हैं कि प्रॉपर जो है ना वो टाइम आप अपने बच्चे को नहीं दे पा रहे हैं, तो फिर भी चाहे शाम को नाइट में, चाहे आप जो ना इवनिंग टाइम में या फिर नाइट में, जब भी आपको समय मिले चाहे 10 मिनट आप अपने बच्चे को दें, अपने बच्चे के लिए समय निकालें, क्योंकि आप जो भी काम कर रहे हैं सब कुछ अपने बच्चे के लिए ही कर रहे हैं। अगर बच्चे ही नहीं पढ़ पाएंगे तो आपका काम करने का क्या फ़ायदा। तो चाहे कितनी भी बिज़ी लाइफ हो, बच्चे के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें, उसको ये एहसास दिलाएं कि आप जो है ना उनकी केयर करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं। और चाहे आपको अगर आपके बच्चे को 5 सब्जेक्ट का काम मिला है तो ज़रूरी नहीं कि आप 5 का फुल वर्क उनसे सुने। आप क्या कर सकते हैं, आप जो है ना 5 में से थोड़े किसी 1 या 2 सब्जेक्ट को उठाकर उसके 1 या 2 क्वेश्चन आप उनसे सुन लीजिए, देन ओके। बच्चे के अंदर जो है ना थोड़ा सा पेरेंट्स के लिए भी ये रहता है कि उनको आपकी परवाह है, थोड़ा सा डर रहता है कि अगर आपके बच्चे ने काम कंप्लीट नहीं किया तो आपको पता चल जाएगा। और बच्चे के अंदर थोड़ी सी ये वाली जो चीज़ होती है ना वो काफ़ी इफ़ेक्टिव होती है बच्चे के खातिर, क्योंकि इससे क्या होता है ना बच्चे के मन में ये रहता है हमेशा कि कभी भी आपके पेरेंट्स चेक कर लेंगे, और वो अपना काम जो है ना वो अधूरा नहीं छोड़ता है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, चाहे आप लाइफ में कितना ही बिज़ी हो, कुछ भी कर रहे हों, लेकिन थोड़ा सा टाइम जो है ना वो अपने बच्चे के लिए ज़रूर निकालें, उनको ज़रूर समय दें। और जो है ना कभी कभी थोरली अगर वो जैसे आप उनका बैग कभी भी चेक कर सकते हैं, मतलब सामने मत कीजिए आप, लेकिन बाद में भी जब भी आपको टाइम मिल रहा है, जब भी जैसे भी समय करके आप मैनेज करके निकाल रहे हो, चाहे उनके सोने के बाद, वीक में एक बार आप चेक कर लीजिए, अपने बच्चे की एक्टिविटी पे ज़रूर ध्यान रखें, चाहे आपका बच्चा छोटा है चाहे बड़ा है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि बच्चे को प्रेशराइज़ करना चाहिए, बट बच्चे के साथ एक जो है ना वो फ्रेंडली बिहेव कीजिए, ताकि जो है ना बच्चा कभी भी स्कूल से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स होती है या कोई भी स्कूल के अंदर जो बातचीत होती है अगर वो हो जाए तो आराम से आपके साथ शेयर कर सके। और कभी अगर ऐसा मान लो कि कभी ऐसा हो जाता है स्कूल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, मान लो उसने कुछ लर्न ही नहीं किया, टीचर्स ने उसको कुछ भी बोला, तो उस चीज़ के लिए बच्चे को कभी ना डांटे, क्योंकि होता क्या है जब पेरेंट्स बच्चे को डांट देते हैं तो नेक्स्ट टाइम जो है ना बच्चा हेजिटेशन रखता है जो है वो बातों को घर बताने के लिए। इसीलिए बच्चे के साथ हमेशा फ्रेंडली बिहेव करें, जो भी प्रॉब्लम हो उसको पहले ध्यान से सुने, ना कि उसको पहले ही सुनते ही मारना पीटना शुरू कर दें कि तुमने ये नहीं किया वो नहीं किया। तो ऐसा नहीं करें, बहुत शांति से सुने। तो बस इसी के साथ मैं उम्मीद रखती हूँ कि आप सभी जो है ना मेरी बात का जो है ना वो मेरी बात को आपने ध्यान से सुना होगा और अपने बच्चे के साथ कुछ वैसा ही बिहेव करेंगे और रिज़ल्ट आपके सामने होगा। तो अभी जो है ना मेरा इवनिंग टाइम हो गया था, उनका वर्क करवाने के बाद कुछ जो राइटिंग वगैरह का वर्क था वो बच्चे कर ही रहे थे, तो मैं उनको जो बीच बीच में जो है ना वो ऑब्ज़र्व कर रही थी। लर्निंग का मैं सुन चुकी थी, तो अभी मुझे बनाने थे करेले। तो आज मेरा मूड था भरवा करेले बनाने का, तो ऑलमोस्ट मैंने जो करेले हैं इनके जो ऊपर वाला छिलका होता है उसको उतार लिया था। और अब मेरे पास इतना समय नहीं था कि मैं जो है ना इनको नमक वगैरह लगा के धूप में रखूँ या कुछ और है, तो मुझे साथ साथ ही बनाने थे। तो यहाँ पर जो है ना मैंने सारे जो करेले हैं उनका जो ऊपर वाला पल्प होता है वो आराम से उतार दिया था, और इसका जो आगे पीछे वाला पार्ट था उसको भी बहुत अच्छे से जो है ना वो निकाल दिया था। अब यहाँ पर जो है मुझे क्या करना था, ये वाला जो ऊपर वाला पार्ट आप देख पा रहे हो ये सारा ऊपर वाला है, इसको हमें फेंकना नहीं होता। सबसे जो ज़रूरी होती है वो फेंकना नहीं होता है, क्योंकि अगर आप भरवा करेले बना रहे हो तो आपको इसका यूज़ करना है। अगर आप काट के बना रहे हो तो आपको ऊपर वाला छिलका उतारने की ज़रूरत ही नहीं होती। बट यहाँ पर जो है अगर आपको भरवा बनाना है तो इस छिलकों का आप अंदर से यूज़ कर सकते हैं। और कैसे यूज़ कर सकते हैं या आप वीडियो में आगे तक बने रहिए, मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आप इसको जो है ना वो बहुत अच्छे से जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने जो सारे जो करेले हैं मेरे ऊपर के आगे और पीछे वाला जो पार्ट होता है उसको मैंने यहाँ पर कट कर दिया है। और अब क्या करेंगे, हम इसके अंदर एक बीच से कट लगाएंगे, और बीज से कट लगाने के बाद क्या करेंगे, जितने भी इसके अंदर बीज होंगे जो भी होंगे आप उनको निकाल लेंगे बहुत अच्छे से। आपको उनको भी ध्यान रखा, जो बीज होते हैं उनको भी आपको फेंकना नहीं होता है।
यहाँ पर जो है ना कोशिश कीजिए, देखो मेरे पास नहीं थे, जैसे मुझे अवेलेबल हो पाए वैसे ही जो है मैंने लिए थे, क्योंकि मेरी जो इच्छा थी पहले इनको काट के बनाने की थी, तो मैंने उसी हिसाब से इनको लिया था। तो ये साइज़ में देख सकते हैं आप, बहुत ही लंबे वाले हैं। लेकिन अगर आपको भरवा करेले बनाने हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी जो छोटे साइज़ वाले करेले होते हैं ना, आप उनका यूज़ करें। उससे क्या होता है, उनको बनाने में आसानी होती है, और जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में बन जाते हैं, क्योंकि आते काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में छोटे साइज़ होने के बाद, और बड़े साइज़ वाले जो होते हैं ना वो कम क्वांटिटी में आते हैं। तो अगर आप भरवा बना रहे हैं तो ये होता है कि कम से कम आप बना के 2-3 दिन तो उनको जलाओगे ही। तो इसीलिए कोशिश करें, जब भी आपका अगर इच्छा भरवा बनाने की, तो छोटे साइज़ के करेले लीजिए। तो यहाँ पर देखिए, मैंने जैसे कि आपको बताया ही था कि मेरी इच्छा भरवा बनाने की नहीं, काट के की थी, लेकिन बाद में कुछ जो है ना वो मूड चेंज होने की वजह से मैंने सोचा काफ़ी लंबा टाइम हो गया है बनाए हुए, तो चलो आज भरवा बना देते हैं। तो इसलिए मैंने जो है ना इनके अंदर वाले जो है छिलके, ऊपर वाला उतारने के बाद अंदर वाले जो बीज वगैरह हैं उनको मैं धीरे धीरे करके निकाल रही हूँ। और इसके अंदर देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ जो करेले ऐसे भी होंगे जिनके अंदर जो है ना लाल रंग के जो बीज होते हैं ना, ये भी मिलते हैं। लेकिन ये जो करेले होते हैं ना वो ख़राब नहीं होते हैं। इनका क्या करना होता है, आपको जो रेड वाले जो बीज होते हैं ना उनको आप निकाल के अलग कर दीजिए, और करेलों को आप यूज़ कर सकते हैं। ध्यान रखें, लाल वाले जो बीज होते हैं उनको आपको यूज़ नहीं करना होता है। रीज़न क्या होता है कि वो जो है ना ऑलमोस्ट जो है ना बहुत ज़्यादा पकने के बाद वो रेड हो जाते हैं। अगर आप उसको खाने के अंदर यूज़ कर देते हो भरने के लिए, या फिर कैसे किसी भी तरह से यूज़ कर देते हो, तो जो टेस्ट होता है ना वो बिटरनेस में चेंज हो जाता है, कड़वापन देता है, और वो आपकी जो पूरी जो सब्ज़ी जो भी आप बना रहे होते हो उसको ख़राब कर देता है। तो इसलिए कोशिश करें कि रेड वाले जो दाने होते हैं उनको आप पहले ही निकाल लीजिए, उसको जो है ना आप यूज़ नहीं करें। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने सभी के बीज निकाल दिए, साथ में जो ऊपर वाला जो पल्प वगैरह था इसका वो भी मैंने इसमें डाल दिया है। तो अभी जो है क्या करना है, मुझे करीबन मैं रखूँगी सिर्फ 5 मिनट्स के लिए। इसके अंदर मैंने नमक डाल देना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा टाइम था नहीं मेरे पास, तो 5 मिनट कोशिश करूँगी हल्का फुल्का जो भी कड़वापन है कम से कम छिलकों का तो ऊपर से वो निकल जाए। तो अच्छे से जो है ना मैंने 5 मिनट्स को डाल रखने के लिए ओपन करके जितना भी हो सका थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही क्वांटिटी में मैंने जो नमक है वो इसके अंदर ऐड कर दिया है। कोशिश करें, अगर आपके पास ज़्यादा लंबा टाइम है फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूँगी, ज़्यादा अगर आपके पास लंबा टाइम है तो बहुत अच्छे से नमक की कोटिंग कीजिए। थोड़ा एक्स्ट्रा क्वांटिटी में नमक डालिए, उसकी कोटिंग करने के बाद जो है ना आप करेलों को कम से कम 2 घंटे के लिए जो है ना वो तो अगर रख सकते हैं। मान लो अगर आपके घर में धूप आती है तो आप करेलों को जो है ना वो आधे घंटे के लिए रख दीजिए, और अगर धूप नहीं आती तो फ़ैन वगैरह के नीचे या फिर छाँव में या किचन में कहीं पर भी कम से कम 2 घंटे के लिए आप उनको नमक लगा के छोड़ दीजिए। इससे क्या होगा, आपके जो भरवा करेले होते हैं अगर आप उनका छिलका ऊपर वाला उसके साथ यूज़ करें तो वो कभी भी कड़वे नहीं बनेंगे। तो यहाँ पर जो है ना वो मैंने ऑलरेडी देखिए अच्छे से सारी चीज़ों के अंदर नमक डाल दिया है, और अब मैं इसको 5 मिनट्स के लिए रख दूँगी। और इसके अंदर आप देख सकते हैं मैंने कुछ भी ना फेंका नहीं है, क्योंकि सारी चीज़ें ही मेरे यूज़ की थी। तो यहाँ पर जब तक वो हो रहा था सारी चीज़ें, तो मैंने क्या कर दिया था, यहाँ पर आफ्टर 5 मिनट मेरे पास से जो क्लिप है वो डिलीट हो गई थी। तो मैंने 5 मिनट के बाद क्या किया था, उनको हल्का हल्का सा वॉश करके नमक वाले करेलों को, और जो है ना बहुत अच्छे से क्या कर दिया था उनको गरम जो ऑयल है उसमें करके सिर्फ करेलों को जो ऊपर वाला पार्ट था उसको भून लिया है हल्का सा। और अब जो ये देखो छिलके वगैरह हैं, और जो है ना यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने मिक्सी के अंदर जो है ना वो लहसुन की 2-3 कलियाँ, ज़्यादा नहीं डाली हैं क्योंकि गर्म होता है और गर्मी बहुत है। तो 3-4 जो है ना हरी मिर्च और प्याज को क्या कर दिया है भाई, भून दिया है अच्छे से, जो है ना वो पीस लिया है। और यहाँ पर देखो ये जो ऑयल है मैंने बहुत ही कम ऑयल लिया था, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि करेलों को जितना हो सके कम से कम ऑयल में बनाएं हम। और क्योंकि उससे क्या होता है बहुत लंबे टाइम तक इनको हम रख सकते हैं, करीबन 1 वीक या 10 डेज़ भी आप रख सकते हो, ख़राब नहीं होते हैं। तो ये वही वाला ऑयल है जिसके अंदर मैंने उनको फ्राई किया था। और इसी के अंदर क्या करेंगे हम, उनको भी अब जो है ना वो डालेंगे, किसको, प्याज वगैरह और सारी चीज़ें इसी ऑयल के अंदर मैं डालूंगी, और मैं एक्स्ट्रा ऑयल इसमें बिल्कुल भी नहीं डालूंगी। तो यहाँ पर जो है ना मैंने थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो है ना, थोड़ी सी जो है यहाँ पर मैंने अजवाइन डाल दी है, थोड़ा सा मैंने जो है ना करीबन आधी स्पून जो के करीब जो है ना वो जीरा डाल दिया है, क्योंकि ऑयल मेरा पहले से गर्म था। क्योंकि अभी मैंने आपके साथ बोला ना कि अभी मैंने इनको भून के निकाला था, तो ज़्यादा समय मुझे हुआ नहीं है। और देखिए अब यहाँ पर जो है
मैंने जो प्याज वगैरह का जो पेस्ट बनाया था ना, प्याज और हरी मिर्च, और मैंने आपको जैसे बताया था कि अभी जो है मैंने इसके अंदर लहसुन का जो पेस्ट बनाया था उसको हम अच्छे से फ्राई करेंगे। और इसको ध्यान रखना है, इसको बिल्कुल गोल्डन फ्राई होने तक हमने अच्छे से भूनना है। ऐसा नहीं करना है कि हल्का फुल्का नहीं करना है, नहीं तो जो करेले की बिटरनेस है वो जाएगी नहीं। तो अच्छे से देख पा रहे होंगे आपने, ये मैंने भून दिया है, गोल्डन ऑलरेडी दिख रहा है। और यहाँ पर मैंने जो है ना, मेरे पास जो है ना करीबन 2 जो है वो छोटे साइज़ के टमाटर थे, वो मैंने इसमें डाल दिए हैं, क्योंकि मेरे पास जो है ना अभी कच्ची जो कैरी होती है ना वो मेरे पास अवेलेबल नहीं थी, क्योंकि इस मौसम में जो है ना मैंने काफ़ी कोशिश की बट मिल नहीं रही थी। तो मैंने जो है ना उसके लिए मैंने क्या किया है, 2 टमाटो जो है ना वो मैंने ऐड कर दिए। तो सेम ही टेस्ट होता है, ऐसा नहीं है कि कुछ चेंज हो जाता है। यहाँ पर साथ में मैंने जो है ना थोड़ी सी जो है हल्दी, नमक और नॉर्मली जो कि रेड जो चिली होती है वो मैंने इसमें ऐड कर दी है। साथ में मैंने, देखिए आप देख सकते हो, जैसे मेरे पास मैंने बताया कैरी नहीं थी तो मैंने आमचूर इसके अंदर ऐड कर दिया है, करीबन 1.5 स्पून के करीब, क्योंकि ये करना ज़रूरी था, नहीं तो खट्टापन नहीं आता इसमें। तो अब क्या करेंगे, हम इसको बहुत अच्छे से भून लेंगे। आप इस चीज़ को देख सकते हो कि जब भी मैं इसको भून रही हूँ प्याज वगैरह के साथ जो मैंने किया है, इसमें आपको ऑयल बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा ऑयल होता है ना वो चीज़ें उतनी ही हमारी सेहत के लिए हानिकारक होती हैं। इसलिए मैंने कोशिश की है कम से कम ऑयल में जो है ना मैं इसको बना दूँ। बस अच्छे से क्या करना है, इसको चलाते रहना है ताकि ये नीचे चिपके ना। और ऑलमोस्ट जो है ना ये मेरा भुनकर तैयार हो गया है। अब जो मैंने ऊपर वाले जो था इसका जो बीज वगैरह थे और जो भी जो है ना इसका ऊपर वाले जो छिलका वगैरह था उसका भी मैंने जो है ना वो दरदरा सा पेस्ट बना लिया और इसके अंदर ऐड कर दिया है। और इसको भी जो है ना मैं जो है 2 से 3 मिनट के लिए भून लूँगी। 2 से 3 मिनट ही इनफ होता है, बहुत ज़्यादा, और 2 से 3 मिनट में ही प्याज भून जाता है। तो मुश्किल से सारा जो प्रोसेस होता है वो 5 मिनट्स के अंदर ही कंप्लीट हो जाता है, बहुत ज़्यादा लंबा टाइम इसमें नहीं लगता है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको इसको चलाना बंद नहीं करना है, कंटिन्यूसली आपको चलाते रहना है, ताकि जो ये मसाला है, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डाला है तो नहीं तो नीचे चिपक जाएगा। अगर हमें लगातार कंटिन्यूसली इसको नहीं चलाना है तो क्या करेंगे, आप ऑयल की जो क्वांटिटी है वो थोड़ी बहुत जो है ना वो बढ़ा सकते हैं, लेकिन मुझे कम से कम में बनाना था तो इसलिए जो है ना मुझे कंटिन्यूसली इसको चलाना था। अब आप देख सकते हो ये 2 से 3 मिनट बाद ऑलमोस्ट भून चुका है। अब यहाँ पर जो है ना मैंने क्या किया है, सौंफ और जो साबुत धनिया होता है उसको बिल्कुल दरदरा, सौंफ को पीसा नहीं है, साबुत जो धनिया है उसको हल्का सा मैंने बिल्कुल दरदरे वाला, सिर्फ एक बार ताकि वो बीच से टूट जाए, इतना ही जो है ना मैंने 1 स्पून के करीब इसके अंदर ऐड कर दिया है, ताकि इसका जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा आए। और इसको मैंने जो है ना वो बंद कर दिया था। डालने के बाद मुश्किल से मैंने 1 मिनट इसको चलाया था, और अब आप देखिए बिल्कुल स्लो फ्लेम पे किया था मैंने ये, और मेरा मसाला जो है ना वो भुन के ऑलरेडी तैयार हो चुका है। देख सकते हैं आप कितना अच्छा सा जो है ना ये भुन गया है, और बिल्कुल जो है ना सूखा सूखा सा नज़र आ रहा है, ताकि जो जब भी हम इनको अब करेलों के अंदर डालेंगे तो ये जो है ना वो इधर उधर ना तो निकलेगा, ना ही जल्दी से जो है ना वो ख़राब होगा। और बिल्कुल आप देख सकते हो बिल्कुल सूखा, आप इस चीज़ को बार बार ऑब्ज़र्व कीजिए, हर एक मसाले के साथ आपको नज़र आएगा भुना हुआ भी अच्छे से है, और साथ में जो है वो यहाँ पर ऑयल भी कहीं पर भी देखो किसी भी पार्ट में आपको, जो मेरी जो बर्तन है उसके किसी भी पार्ट में आपको ऑयल नज़र नहीं आएगा। तो अब जब ये भुन ही चुका है तो अब बारी थी इसमें जो करेले थे उनको फिल करने की। तो अब देखिए मैंने ये जो करेले थे वो मेरे ऑलमोस्ट ठंडे हो चुके थे, और ये इसको भूनने के बाद 1 या 2 मिनट के लिए आपको रखना है, बहुत लंबे टाइम नहीं रखना है। अब क्या करेंगे, इसको ओपन्स करके बीच बीच में से और इसको फिल कर देंगे। अब मैं क्या करूँगी, धीरे धीरे एक एक को उठा के बहुत अच्छे से मैं इनको फिल कर दूँगी। और फिलिंग का आपको ध्यान रखना है, आपको ओवर फिल नहीं करना है, आपको बिल्कुल नॉर्मल फिल करना है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ऊपर तक आप इसको फिल कर दें और ये बाहर से निकलता रहे।
एक चीज़ मैं आपको और यहाँ बताना चाहूँगी कि कुछ मैंने देखा है कि क्या करते हैं, ऊपर से इसको धागे वगैरह से कोई भी थ्रेड लेंगे, मोटे वाला पतले वाला कोई भी थ्रेड लेंगे और इसको कवर कर देंगे। अगर आपकी इच्छा है, अगर आप इसको कवर करना चाहते हैं तो कवर कर दे, वैसे बाकी ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपने अच्छे से जो है ना करेले को कट लगाया था, ढंग से बीच से कट लगाया था, तो इसको जो है ना वो थ्रेड वगैरह से करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि इसका जो मसाला है वो निकल जाएगा तो आप थ्रेड यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब आप थ्रेड यूज़ करें तो ध्यान रखें जो थ्रेड है आपका वो ऊन वगैरह का नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऊन वगैरह के थ्रेड में क्या होता है कि उसका जो कुछ पार्टिकल्स होते हैं ना वो आपकी जो खाना होता है उसके अंदर ऐड हो जाते हैं और आपको पता नहीं चलता, लेकिन जब खाते हैं तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो इसलिए कोशिश करें जब भी आप थ्रेड यूज़ करें, मोस्टली जो है ना वो कॉटन थ्रेड ही यूज़ करें, और जो सिलाई में जो धागा होता है पतले वाला वो भी आप यूज़ नहीं करें, क्योंकि वो भी बहुत पतला होता है, कई बार दिखाई नहीं देता और उसका कुछ पार्ट जो है ना वो रह जाता है निकालने के बाद भी। तो कोशिश करें जो कॉटन वाला थोड़ा सा मोटे वाला थ्रेड होता है, जिससे जो है ना रजाइयों वगैरह में हम धागे वगैरह डालते हैं, तो कोशिश करें अगर आपके पास वो थ्रेड अवेलेबल है और आपको यूज़ करना ही है तो वही करें, क्योंकि उससे क्या होता है उसको लगाना भी ईजी हो जाता है और उसको जो है ना निकालना भी बहुत ईजी होता है और उसको आराम से आप देख सकते हो और जल्दी से जो है ना वो टूटता भी नहीं है। तो यहाँ पर देखिए आप, मैंने सारे के जो करेले हैं उसको फिल कर लिया और ये कुछ मसाला जो है ना और वो मेरा बच गया है। तो यहाँ पर जो है ना मैं आपको यही बता रही थी कि जो है ना आप चाहें तो इसको जो है ना वो ऊपर से कवर अप थ्रेड से कर सकते हैं, बाकी मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसे ही बना लेती हूँ। तो ये जो मसाला है इसमें क्या करेंगे, मैंने दोबारा से जो है ना वो अपने इंडक्शन को ऑन कर दिया है और क्या करूँगी 1 बाय 1 जो करेला जो भी मैंने फिल किया है इसके अंदर में इसको जो है ना वो रख दूँगी और बहुत अच्छे से छोटी स्पून से, आपको ध्यान क्या रखना है यहाँ पे बड़े वाली स्पून आपको यूज़ नहीं करनी है। अगर बड़े वाली स्पून यूज़ करते हैं तो जो करेलों की फिलिंग है वो निकल सकती है। तो यहाँ पर जो है ना आप धीरे धीरे करके आराम से इनको रख देंगे इस फिलिंग के अंदर, जो भी ये बचा हुआ है जो भी मसाला इसके अंदर। और छोटी जो स्पून होती है जिसको जो है हम टीस्पून बोलते हैं, तो उसके अंदर क्या करते हैं उसी से जो है ना हम इसको जो मसाला नीचे बचा हुआ है उसको कवर अप कर देंगे और मुश्किल से 2 मिनट के लिए इसको ढक के जो है ना वो स्टीम होने के लिए रख देंगे। और देखेंगे आप 2 मिनट के अंदर ही जो आपके करेले हैं वो जो है वो बनकर तैयार हो जाएंगे। और इन करेलों को जो है ना आप कितने ही लंबे जो है ना वो अपने फ्रिज वगैरह में रख कर और चला सकते हैं, करीबन 10 डेज़ आप इसको यूज़ कर सकते हैं बिना ख़राब हुए। और अगर आपके पास भी मेरी तरह कुछ लंबे ही हैं और आपको यूज़ करने हैं और आपके घर में अगर बच्चे वगैरह हैं तो जो पूरा वाला जो करेला है बहुत लंबा हो जाता है, बच्चे मोस्टली मैंने देखा है कम खाते हैं, तो आप उसको बीच से कट करके भी जो है ना वो पार्ट्स में अपनी फ्रिज में किसी भी स्टोरेज बॉक्स में रख सकते हैं, उनको कट करके वो फीलिंग के साथ भी रहेंगे और कटिंग होगी तो आपका जो करेला है वो वेस्ट भी नहीं जाएगा। तो यहाँ देखो मैंने 2 मिनट के लिए इसको कवर अप कर दिया था और आप देखेंगे अब मेरे 2 मिनट के बाद करेला जो है ना वो मेरा बन के तैयार है। और आप ये भी ऑब्ज़र्व कीजिए कि मैंने इसको बीच में एक बार जो है ना हिलाया भी था कि मतलब पलटने की कोशिश की थी ताकि चिपक ना जाए, क्योंकि ऑयल बहुत कम था। लेकिन फिर भी आप इसको देख सकते हैं कि जो फीलिंग है वो मेरी इन्होंने कवर अप कर दिया है और जो फीलिंग है उसका क्या है कि वो बिल्कुल भी जो है ना करेलों से निकली नहीं है। सबसे बड़ी बात यही है। आप देख सकते हो सभी जो करेले हैं उनकी जो फीलिंग है वो प्रॉपर यूँ की यूँ है जो है ना एज़ यूजुअल बनी हुई है। देखिए कंप्लीट फिलिंग के साथ है बिना कोई थ्रेड यूज़ किए हुए। तो इस तरह से जो है ना आप भी बना सकते हैं और लंबे टाइम तक इसको सेव कर सकते हैं। और किसी भी जो है ना पूरी पराठा या जो भी आप चाहते हैं, कुछ जो होते हैं राइस के साथ भी इसका यूज़ करते हैं, तो जैसे आपको पसंद है वैसे ही बनाइए, खिलाइए घर वालों को। और जो है ना मुझे बताइएगा अगर आप सेम तरीके से बना रहे हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसे आपके बने हैं और कैसे आपको लगे हैं। इसको मैं थोड़ा सा और जूम करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने बिल्कुल इसको जूम करके दिखा दिया है। ये देखिए फीलिंग कितनी अच्छे से जो है ना वो भरी हुई है और एक भी जो करेला है वो इधर उधर निकला नहीं है, इसलिए मैंने थोड़ा जूम किया। और आप ऑयल देखो बिल्कुल सूखे आपको नज़र आ रहे होंगे, कोई नहीं कहेगा कि आपने इसको ऑयल में बनाया है। और मसाला वगैरह भी कितना अच्छे से मसाले ने इसको कवर अप किया है। अगर आपको इसी तरह की कोई और भी रेसिपी जाननी है
तो आप वो भी, उसके लिए भी मुझे कमेंट में जो है ना वो लिख कर बता सकते हैं कि आपको कौन सी जाननी है कि उसको कैसे बनाते हैं या फिर मैं उसको कैसे बनाती हूँ। ऑलमोस्ट, क्योंकि देखो हर एक गृहिणी जो होती है ना वो खाना बनाने में एक्सपर्ट होती है, बनाती है, लेकिन सबका जो वे होता है ना वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो आप भी बता सकते हैं। तो इसके बाद जो है ना खाना बनाने के खाने के बाद जो है कुछ जो टाइम था, जैसे कोई ना कोई मम्मी जी से आने के बाद मिलने आ रहा था, तो मैं ज़्यादा लंबी टाइम जो है ना वो बातचीत नहीं कर पाई थी, क्योंकि मैं भी स्कूल से आई थी और फिर कोई ना कोई मिलने आने की वजह से जो है ना अच्छे से हमारी बात नहीं हो पाई थी। तो मोस्टली मैंने काम जो है ना वो कवर अप कर लिया था शाम का। सारा खाना वाना कंप्लीट होने के बाद बर्तन वगैरह कुछ समय के लिए फिर ये था कि मैं मम्मी जी के पास चलती हूँ, चलो थोड़ी बातें कर ली जाए। तो यहाँ पर देखिए शुभम भी मेरे साथ आया हुआ है और हम जो है ना यहाँ पर मम्मी जी लेटी हुए रहे, हम जो है ना कुछ उनके जैसे हॉस्पिटल से रिलेटेड क्या क्या हुआ था, क्या क्या था, या फिर जैसे वो 1 वीक में आई हैं तो उसके बीच क्या क्या हमने किया, तो वो सारी जो बातें हैं हमारी यहाँ चल रही थी। साथ में देखिए शुभम बैठा हुआ है और वो अपने दादाजी के फ़ोन में घुसा हुआ है, गेम वगैरह खेल रहा है। तो जो है बार बार वो कुछ कुछ गेम खेलते हुए कुछ ना कुछ बोल रहा था। दिशा साथ में बैठी हुई थी। तो जैसे वो शरारतें कर रहा था, तो हमारा जो मम्मी बेटे का है वो ऐसे ही चलता रहता है कि हम जब भी साथ होते हैं कुछ ना कुछ हमारी चलता ही रहता है। बट बहुत मस्ती करते हैं। यहाँ पर देखो शुभम जो है ना वो कुछ बता रहा था, तो उसके पैर में कुछ प्रॉब्लम बता रहा था कि पैर में जैसे दिन में कुछ चुभ गया था। तो मैं उसी को देखने की कोशिश कर रही थी और ये बिल्कुल ड्रामे कर रहा था कि हाँ मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं लगा था। बिल्कुल हल्का फुल्का सा कुछ लगा था, जैसे पेन वगैरह नहीं हो रहा था, बट उसकी जो मस्ती होती है ना वो चलती रहती है। साथ में आप देख सकते हो मेरी जो साइड में है ना वो एक फ्लैग रखा हुआ है। जो फ्लैग था वो दिशा के लिए रेडी किया था, क्योंकि उसको जो है ना वो 15 अगस्त के ऊपर जो है स्कूल में एक प्रोग्राम है जिसके अंदर उसको फ्लैग को लहराना है। तो फ्लैग उसने अपने पापा जी से प्रिपेयर करवा लिया था, अच्छे से टाई अप करवा लिया था। एक शुभम वीडियो बन रही है और तेरी अच्छी दिख रही है के साथ, जिसके साथ अब शुभम कह रहा है कि ये वाला जो फ्लैग है वो मैं ऐसे घुमाऊंगा। तो बस इसी के साथ आज का व्लॉग ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।